हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, वाटर सप्लाई सिस्टम। जब हम सिलेबस का डिस्कशन किए थे तभी हम बताए थे कि वाटर सप्लाई सिस्टम में करना क्या है। वाटर सप्लाई सिस्टम में मेनली हमको देखना है कि जो वाटर है, जैसे कि तालाब का वाटर हो गया, नदी का वाटर हो गया, नहर का वाटर हो गया, या फिर कहे कि कुएं का वाटर, या जो पंप सेट से वाटर निकालते हैं, जहां भी पानी हम लेते हैं और उसको हम पीने योग्य बनाते हैं। तो पानी लेने से लेकर के पीने योग्य बनाने तक के पूरे सिस्टम को हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे पानी लेंगे, उसमें कण रहेगा, कण को छाटेंगे, फिर पाइप के थ्रू लेकर आएंगे, उस पाइप को क्या कहेंगे, उस पाइप में कुछ वाल्व लगे रहेंगे, कितने तरह के पाइप होते हैं, कितने तरह के वाल्व होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में इसको हम निपटा दें। ठीक है, चलिए। तो वाटर सप्लाई सिस्टम में सबसे पहले देखिएगा हम क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि भाई वाटर है क्या, भाई पानी क्या है। अब हम यहाँ ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O, ऐसा नहीं। वाटर हम देखेंगे कि वाटर हमको मिलेगा कहाँ कहाँ। तो वाटर हमको मेनली 2 जगह से मिलता है, एक तो जमीन पर मिलता है जिसे हम कहते हैं सरफेस वाटर, और एक जमीन के नीचे मिलता है। वाटर हमको 2 ही जगह से मिलेगा, एक तो जमीन पर मिलेगा जिसे हम कहते हैं सरफेस वाटर, और एक ग्राउंड वाटर होता है जो जमीन के नीचे होता है। अब सरफेस वाटर मतलब जैसे कि नदी हो गया, जमीन के ऊपर है, नहर का पानी हो गया, जमीन के ऊपर है, झील का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया, ये सब जमीन के ऊपर है। जमीन के नीचे मिलेगा जैसे झरना, झरना जमीन के नीचे से निकलता है। जैसे कुआं, कुआं कहाँ का पानी लेता है, जमीन के नीचे से पानी लेता है। ठीक है, इसे कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो मेनली 2 ही जगह वाटर होता है, इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस धरती पर जल है तो जीवन। कह रहा है भाई जल है तो जीवन है। प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु के बाद जल की आवश्यकता पड़ती है। जल अब कहाँ कहाँ जल मिलता है, नदी नालों, झरनों, झीलों, कुओं व कुओं व कुओं व कहाँ गया, कुओं व सागरों में मिलता है। पृथ्वी की 71%, जो पृथ्वी के 71% सतह पर समुद्र फैला हुआ है, तथा शेष 29% शुष्क है या ध्रुवीय हिम से पटी हुई है। ये बात आप जानते हैं। ऐसा अनुमान है कि इस पृथ्वी पर 1455 गुणे 10/6 घन किलोमीटर जल है। यह जल किस रूप में मिलेगा आपको, द्रव रूप में, बर्फ रूप में, वाष्प रूप में, किसी न किसी रूप में लगातार सर्कुलेशन में रहता है। सर्कुलेशन मतलब कि संचरण में रहता है, जैसे कि कभी पानी बनेगा, कभी बर्फ बनेगा, कभी भाप बनेगा, किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा। यह क्रिया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाती है। एक क्रिया क्या कहलाता है भाई, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। आपको इसके अंदर मेनली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ना नहीं है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब क्या हुआ, जैसे समझिएगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक क्या हो गया आपका, जैसे एक क्या हो गया, जैसे हम कह देंगे नदी हो गया, एक क्या हो गया आपका, नदी हो गया। अब नदी पे जब सूर्य भगवान अपना रोशनी डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भाप बनेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, भाप बनेगा। और ये भाप जा करके ऊपर जाकर क्या बनेगा आपका, बादल बनेगा। क्या बनेगा भाई, ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, बादल बनेगा। और जब ये बादल धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो फिर नीचे गिरेगा, और नीचे गिर करके फिर क्या हो जाएगा, समुद्र में आ जाएगा, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस पूरे साइकिल को क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना। ये इरिगेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े हुए हैं, इरिगेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, बस नाम आया है तो बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कुल पानी का 97% सागरों समुद्रों में भरा पड़ा है। 2% ध्रुवों व हिम नदियों में, 0.62% भूमि के भीतर, और शेष 0.38% सतही पानी, जैसे कि नालों में, झीलों में, पोखरों आदि में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये सब अब एग्जाम में थोड़ी जाएगा पानी क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं डायरेक्ट जो एग्जाम में आएगा उसी को पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आगे कर रहा है, सतही पानी लेने के लिए नदियों झीलों पर अंतर्ग्राही इंटेक बनाए जाते हैं। इंटेक मतलब होता है कि पानी लेने की प्रक्रिया, है ना। क्या कर रहा है कि सतही पानी लेने के लिए नदियों और झीलों पे इंटेक्स बनाए जाते हैं।
जो पानी लेने की प्रक्रिया होती है ना भाई, पानी को कैसे हम उठाएंगे उसे कहते हैं इनटेक, अंदर लेना। पानी को कैसे उठाएंगे, तो सतही जगहों पे सतही पानी लेने के लिए नदी या झीलों पे या जहां से भी आप सतही पानी ले रहे हैं वहां क्या बनाए जाते हैं, इंटेक्स बनाए जाते हैं। और भौम जल प्राप्त करने के लिए भाई, अंदर वाला जल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, आपको ट्यूबवेल बनाए जाते हैं। सागरों का पानी खारी होता है ना, सागरों का पानी खारी होता है। धरती पर उपलब्ध मृदु जल कुल सतही पानी का 3% ही है। ठीक है, कितना परसेंट है भाई, 3%। ठीक है, अब इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, समझिएगा। एक व्यक्ति को पीने के लिए प्रतिदिन 3 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। आगे समझिएगा भाई, ऐसा थोड़ी पानी का सिर्फ पीने के लिए करते हैं, और भी तो काम हम करते हैं। पीने के अतिरिक्त पानी की आवश्यकता स्नान करने, कपड़े धोने, भोजन बनाने, फ्लश प्रणाली, अग्निशमन, सड़कों की सफाई धुलाई, पार्क, सिंचाई, उद्योगों, कल कारखानों, विभिन्न व्यवसायों तथा अनेक कार्यों के लिए भी पड़ती है। भारत में, समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे, भारत में शहरी आवश्यकताओं का 50% से अधिक पानी भूजल स्रोतों से खींचा जाता है। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर से, है ना। जैसे कि समझिए, शुरू समझाते हैं। पीने के लिए 3 से 5 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। पीने के अतिरिक्त पानी की आवश्यकता, भाई आप इंजीनियर हैं, कभी ना कभी तो नहाते होंगे, तो नहाने के लिए। शादी के बाद कपड़ा भी धुलेंगे, वहां भी पानी खर्चा होगा। शादी के बाद लड़कों की बात करें, स्पेशली खाना भी बनाएंगे। वॉशरूम जाते होंगे तो फ्लश करते होंगे। अग्निशमन, अगर आग लग गया, आगे हम पढ़ेंगे, आग लगने के लिए हम लोग पानी अलग से व्यवस्था करके रखते हैं। अग्निशमन के लिए हम लोग पानी इकट्ठा करके रखते हैं। सड़कों की सफाई भी होता है, धुलाई, पार्क में भी पानी डाला जाता है भाई, सिंचाई में भी पानी लगता है, उद्योग में भी पानी लगता है, कारखाने में भी पानी लगता है, विभिन्न व्यवसाय तथा अनेक कार्यों के लिए पड़ती है। अब समझिएगा, भारत में शहरी आवश्यकताओं का, यानी जितना शहर में पानी की आवश्यकता है का 50% से अधिक पानी भूजल स्रोत से खींचा जाता है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि जैसे हम गोरखपुर में रहते हैं, हम कह रहे हैं गोरखपुर में 100 लीटर पानी लगता है। अब 100 लीटर में से 51 लीटर जमीन के नीचे से खींचा जाएगा, और सिर्फ, है ना, जमीन के नीचे से खींचा जाएगा। जिसके कारण क्या हो जाए, खींचा जाता है, जिस कारण देश में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है ना। पहले जमीन था, पहले 30 फीट पे ही पानी मिल जाता था, लेकिन अब 50 फीट पे मिल रहा है। तो देखिए, ग्राउंड वाटर नीचे गिर रहा है ना, उसके बाद कुछ दिन में 100 फीट पे मिलेगा। तो ग्राउंड वाटर पहले 35 पे था, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि पानी पूरा खींच रहे हैं, पूरा पानी खींच रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ जा रहा है। चलिएगा, अब जल की मांग हमको समझना। वाटर डिमांड क्या होता है? वाटर डिमांड मतलब एक व्यक्ति एक दिन में कितना लीटर पानी पीता है। वाटर डिमांड मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति को एक दिन में, पीने की बात नहीं है, एक आदमी को एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक आदमी को एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। 4-5 लीटर तो पी जाएगा और भी तो काम करेगा। तो वाटर डिमांड को समझते हैं। जैसे कि हम कह देंगे, पहले इसको समझते हैं। IS 1172 के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ना, एक व्यक्ति एक दिन में जल की मांग 135 लीटर आंकी गई है। यानी एक आदमी एक दिन में 135 लीटर पानी खर्च करता है। मानेंगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी बहुत ज्यादा कम कर रहा है। तो एवरेज वैल्यू है ना, वाटर डिमांड मतलब एवरेज वैल्यू। जैसे कि हम कह दे रहे हैं कि जैसे कि यहाँ 5 लोग हैं भाई, ए लोग है, ए बी है ना, ए सी है, और ए क्या है, डी है। 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब देखिए, जैसे कि ए कितना पानी खर्चा कर रहा है भाई, ए 10 लीटर पानी खर्चा कर रहा है। कितना? 10 लीटर। ए 15 लीटर। ए कितना कर रहा है? ए 20 लीटर। और ये कितना खर्चा कर रहा है भाई? ये 25 लीटर खर्चा कर रहा है। तो कहेंगे वाटर डिमांड क्या होगा? वाटर डिमांड कितना होगा, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा भाई? 10 20 20 40 10 50 10 60 70 होगा कि नहीं होगा? 70 लीटर। ओ गलत सही होगा, देख लीजिएगा कितना लीटर हो गया? 70 लीटर टोटल खर्चा। ठीक है, ठीक, 70 लीटर। अब कितना लोग हैं भाई? 1 2 3 4, है ना। 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना खर्चा होगा देख लेते हैं।
4 हो जाएगा 17, मान लीजिए 17 लीटर कितना खर्चा हो रहा है, तो वाटर डिमांड कितना हो गया, हम कह देंगे एक आदमी को कितने पानी की आवश्यकता है, 17 लीटर, जबकि ये तो 10 में ही काम करा रहा था, लेकिन हम एवरेज देखते हैं, ठीक है ना, चीजें समझ आ गई। तो एक आदमी एक दिन में आप कितना लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं, 135 लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि नहाना कम करिए, वॉशरूम जाना भी कम करिए, 2-3 दिन में एक बार जाइए वॉशरूम, ठीक है। इसमें व्यक्ति के पीने, नहाने, कपड़े धोने, फ्लश करने, बर्तन, फर्श धुलाई तथा भोजन बनाने के लिए पानी की मात्रा सम्मिलित है, ठीक है ना, तो समझ गया ना, जितना भी आप काम करते हैं वो सब काम को लेकर के कितना भाई 135 लीटर। अरे आपके घर में मान लीजिए कि आपके घर में आती होगी फर्श धुलने वाली आती है ना, अब फर्श धुलने वाली आ रही है, 20 लीटर पानी खर्च कर रही है, अब वो 20 लीटर आपके घर में जितने लोग हैं सब में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बर्तन धुलने वाली आती होगी 20 लीटर से बर्तन धुलती होगी, तो अब सब में आप लोगों में वो डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे होंगे। समझिएगा WHO क्या कहता है कि जो वाटर डिमांड होता है 140 लीटर, 5 लीटर वो बढ़ा देता है। तो WHO के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में 140 लीटर पानी खर्चा करता है ना, ठीक है, संतुष्टि करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अब गांव में जहाँ फ्लश प्रणाली नहीं है, अब गांव में क्या देखते हैं, फ्लशिंग सिस्टम बहुत कम होगा, या फिर रोज वहाँ फर्श नहीं धुला जाता है। गांव में तो ऐसा कंडीशन है कि हर घर में फर्श ही नहीं रहता, और आता हुआ तो टूटा फूटा रहता है, धुलने के बाद अलग है ना, फ्लश प्रणाली नहीं है। वहां प्रति व्यक्ति एक दिन में कितना लीटर पानी खर्चा करेगा, सिर्फ और सिर्फ 70 लीटर। कितना करेगा, सिर्फ और सिर्फ 70 लीटर, है ना, जिसमें पशु के लिए पानी सम्मिलित नहीं है। अब पशु आपके पास है ना, कुछ गधे होंगे ना, ठीक है, तो पशुओं के लिए पानी अलग से जोड़ना है, इसमें पशु वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, वाटर सोर्स, सोर्सेस ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर का सोर्सेस हम दो बता चुके हैं, दो ही तरह का होता है, ग्राउंड वाटर होता है, एक अंडरग्राउंड होता है, ऐसा एक सरफेस वाटर होता है, एक अंडरग्राउंड वाटर होता है। इस पृथ्वी पर उपलब्ध जल स्रोतों को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है भाई, पहला है आपका सतही स्रोत, क्या है भाई, सरफेस वाटर सोर्स, और दूसरा है ग्राउंड वाटर सोर्स। अब सतही स्रोत क्या क्या है, जैसे कि नदियां, नाले। सतही स्रोत क्या क्या है भाई, जैसे सतही स्रोत क्या हो जाएंगे आपके, जैसे कि नदियां हो गया, नाले, है ना, नदियां, नाले, झीलें, रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब डैम बनाकर पानी इकट्ठा करना, तो अभी तो जमीन के ऊपर ही इकट्ठा है, नहरें, है ना, या वर्षा जल को आप इकट्ठा किए हुए हैं, ये सारा सतही जल है। अंडरग्राउंड वाटर कैसा हो गया, झरना। अब झरना ना, झरना ऐसा नहीं है, देखिए लेक और स्प्रिंग में अंतर है। यहाँ जो झील लिखा है ना, ये देखिएगा आता है एग्जाम में, ये जो झील है ना, झील मतलब लेक, झील मतलब लेक, झील मतलब समझिए कि तालाब, बहुत बड़ा तालाब, ठीक है, झील मतलब लेक, लेक। स्प्रिंग मतलब झरना है, स्प्रिंग मतलब क्या हो गया भाई, एक क्या हो गया, झरना है। स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसे बनता है पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, स्प्रिंग कैसे बनता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एडवांस काम करता है, ठीक है, स्प्रिंग कैसे बनता है आगे पढ़ेंगे, चलिएगा। जैसे कुएं, अब कुएं कई तरह के, उथले कुएं, गहरे कुएं, फिर ट्यूबवेल हो जाएगा, ठीक है, ट्यूबवेल, अरे पंप सेट में जिसमें पानी निकलता है। फिर रिसन गैलरी हम पढ़ेंगे, रिसन गैलरी क्या होता है, पाइप तथा कुएं, इनफिल्ट्रेशन गैलरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये सारे हो जाएंगे आपका सरफेस वाटर, एक हो जाएगा भाई अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई सरफेस वाटर को, किसको पढ़ते हैं हम, सरफेस वाटर को पढ़ते हैं, ठीक है। किसको पढ़ेंगे भाई, सरफेस वाटर को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं सरफेस वाटर, ठीक है। इसके बारे में कुछ समझते हैं, ठीक है। कह कि जो नदियां हिमच्छादित पर्वतों से निकलती है, यानी जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, या फिर जो नदियां वैसे पहाड़ों से निकलती है जिस पर बर्फ जमा रहता है, वही कह रहा है। जो नदियां हिमच्छादित पर्वतों से निकलती हैं उनमें पानी पूरे वर्ष भर रहता है, और पानी की गुणवत्ता भी उत्तम रहती है। पहली बात, बरसाती नदियों का पानी इतना साफ नहीं होता है, और शुष्क ऋतु में पानी की मात्रा भी बहुत कम रहती है। बरसाती नदी मतलब, बरसाती नदी नाला मतलब होता है वैसे नाला जो बरसात के दिनों में ही रहते हैं, बरसाती, है ना, इन्हें वैसे नाला जो बरसात के दिनों में तो चलते हैं, लेकिन बरसात खत्म होता है उसमें पानी खत्म होता है, उसे कहते हैं बरसाती नदी नाला। तो बरसाती नदियों का पानी, यानी जो नदियां पहाड़ों से नहीं निकलती हैं, का पानी इतना साफ नहीं होता है, और शुष्क ऋतु में पानी की मात्रा भी बहुत कम रहती है। झीलों, लेक की बात हो रही है, झीलों का पानी प्रायः साफ और मीठा होता है। झील का पानी कैसा होता है भाई, मीठा होता है, ठीक है। झील का पानी क्या होगा आपका, साफ और मीठा होता है।
और पीने के योग्य होता है। अरे सुना में ना, वुलर झील, कश्मीर में लोग जाते हैं वुलर झील में क्या करते हैं, नाव तैराते हैं, ठीक है। नदी के आर पार बांध बनाकर नदी का पानी इसके ऊपरी भाग अपस्ट्रीम में एकत्र कर लिया जाता है, जिसे जलाशय कहते हैं। ये अलग अलग सरफेस वाटर के बारे में बता रहा है। अब नदी जा रहा था, इस पे एक दीवार चला करके एक अपस्ट्रीम मतलब ऊपरी भाग में पानी इकट्ठा करने को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। इसे कृत्रिम झील भी कहते हैं। जलाशय का पानी झील के पानी जैसा साफ और झलकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि नदी नहर को पानी बांध बनाकर बस इकट्ठा किए हैं, तो झील की तरह झलकेगा नहीं, ठीक है, झील की तरह क्या होगा, झलकेता नहीं। चलिए भाई, इस जल का फिल्टरन व रोगाणुनाशन करना आवश्यक है, ठीक है। जलाशय का जो पानी रहेगा, रिजर्वायर के पानी का फिल्ट्रेशन और रोगाणुनाशन करना क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। इसको हम फिल्ट्रेशन और रोगाणुनाशन हम करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, आगे हम करने वाले हैं। समझिएगा। अब क्या कर रहा है भाई, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ बातें बता रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। अब इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एकदम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, देखिएगा। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि रेन वाटर मतलब कि हिंदी देखेंगे तो समझ आएगा, वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा के जल को इकट्ठा करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या हुआ, वर्षा के जल को इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे कि क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी तो एक सरफेस वाटर ही है, ठीक है। जैसे समझिएगा, जैसे एक क्या है आपका छत है, एक क्या है आपका छत है ना, एक क्या हो जाएगा आपका छत हो जाएगा। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होता है तो छत थोड़ा ढालू वाला छत बनाते हैं, ढालू वाला छत। अब बारिश का पानी आया, देखिए बारिश आया, अब इस बारिश के पानी को पाइप के थ्रू क्या करेंगे, इस बारिश के पाइप के पानी के थ्रू यहाँ फिल्टर करेंगे और फिर इसको टैंक में इकट्ठा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टैंक में इकट्ठा कर लेंगे, है ना। एक क्या है मेरे लाल, एक टैंक है। अब इस टैंक से मोटर लगाएंगे, इस टैंक से क्या लगाया भाई, मोटर लगाए, और मोटर के थ्रू इसको अपने टंकी में इस पानी को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। टंकी में इस पानी को क्या कर लेंगे भाई, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना, इकट्ठा कर लेंगे। अब जरूरत के अनुसार इस पानी का हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो अपने छत का पानी या रोड का पानी या कहीं का भी वर्षा का पानी को इकट्ठा करने के ही प्रोसेस और उसके यूज करने को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं मेरे लाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। कह के भवनों की छतों, लान है ना, लॉन, पार्कों, मैदानों, सड़कों से बाहर आते आते वर्षा जल को भूमि में बने जल कुंडों, पोखरों एकत्र करके इसका आवश्यक उपचार करके मानव के पेय योग्य बनाना अथवा इसे अंतःश्रवण क्रिया द्वारा भवन जल में मिलाने को, या तो उसका यूज कर लीजिए या फिर इसको फिर जमीन में मिला दीजिए, को वर्षा जल संचयन कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में झीलें, तालाबें, नदी नालों में मानव की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सतही जल उपलब्ध न हो, तब व्यर्थ बहते वर्षा जल को रोककर एकत्र कर इसका न्याय संगत उपयोग ही वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे ग्राउंड वाटर। अब देखिएगा, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, ये देखिए, ये जो सरफेस वाटर सोर्स है, इसमें सबसे पहले हिमच्छादित नदियों के बारे में बता दिया, उसके बाद बरसाती नदियों के बारे में बता दिया, उसके बाद झीलों के बारे में बता दिया, उसके बाद रिजर्वायर के बारे में बता दिया, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक आपका अलग से टॉपिक आ सकता है, ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसको अलग से वो अलग से आ सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। इसलिए इसको हेडिंग देकर बताया गया है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, नहीं तो इसी में इसे नीचे चेप दिया गया रहता। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, झरना। क्या पढ़ेंगे भाई, हम झरना पढ़ेंगे। झरना क्या है भाई, पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में। अब यूपी बिहार में झरना देखने को नहीं मिलता है, बिहार में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, पूर्वांचल में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों की प्रवेश स्तर देखिएगा, याद रखिएगा क्या लिखा है, प्रवेश स्तर से दरारों व फटान से भौम जल स्वतः बाहर निकलने लगता है, जिसे झरना कहते हैं। जैसे समझिएगा, झरना समझिएगा, जैसे कि क्या था भाई, इधर क्या था,
समझिए जैसे क्या था ए, जैसे ए मान लेते हैं पूरा, ये क्या है पूरा पहाड़, ये क्या है भाई पूरा पहाड़ है। पहाड़ मतलब कुछ भी है, पूरा जमीन है। अब ये जमीन जो होते हैं ये कई लेयर के बने होते हैं, ठीक है। ये जो जमीन होते हैं कई लेयर के बने होते हैं, देखिए कितने लेयर के बने भाई, कई लेयर का बना हुआ है, ये सब लेयर है। तो एक होता है, देखिए एक होता है क्या प्रवेश स्तर, प्रवेश मतलब होता है परवियस लेयर, जिसमें से पानी आ जा सकता है। प्रीवियस लेयर जैसे कि बालू, बालू कितना भी मोटा आप डाल दीजिए, ऊपर से पानी टपकाएंगे तो नीचे से टपक जाएगा, है ना, जिसे कहते हैं परवियस लेयर, है ना, परवियस। अरे सवाल में पढ़े होंगे भाई, परवियस लेयर। और चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी इम्परवियस होता है ना, क्या होता है इम्परवियस, है ना। तो बताइएगा जो जमीन का परवियस लेयर है ना, परवियस लेयर। अब मान लेते हैं ये क्या है परवियस लेयर, परवियस लेयर, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब भाई परवियस लेयर है, अब ऊपर से पानी आता है, ऊपर से बारिश का पानी आएगा, है ना, ऊपर बारिश पानी सरफेस में परवियस लेयर ही रहता है। अब मान लेते हैं यहाँ तक गया, अब इसमें पानी भरा हुआ। अब यहाँ किसी कारण से यहाँ क्रैक कर गया है, ये किसी कारण से क्रैक कर गया, और जब ये क्रैक कर गया तो यहाँ से पानी क्या होगा, ब्लू है पानी, पानी पानी बाहर निकल गया, यहाँ से क्रैक कर गए से पानी क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इसे हम कहते हैं झरना, इसे क्या कहते हैं भाई स्प्रिंग कहते हैं। देखिए क्या लिख रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों की प्रवेश स्तर से दरारें व फटान से भौम जल का स्वतः बाहर निकलने लगता है। देख रहे हैं दरार थोड़ा सा क्रैक कर गया, वहां से निकलने लगा, देखिए यहाँ पानी निकल रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये प्रवेश स्तर से क्रैक करके आ रहा है, ठीक है ना। अब बहुत एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सामान्यतः यह शुद्ध होता है। अब देखना है कि किस पहाड़ से आ रहा है। अब मान लीजिए कहीं ऐसा पर्वत है जो कि उसमें केमिकल कंटेंट ज्यादा है, तो वहां का पानी तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि पानी केमिकल से कंटेक्ट होकर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। सामान्यतः शुद्ध होता है क्योंकि यह अनेक पहाड़ी स्तरों से रिश्ता हुआ आता है। झरने के पानी की मात्रा कम, क्या कर रहा है कि झरने के पानी की मात्रा कम होती है, और कुछ झरने शुष्क ऋतु में सूख भी जाते हैं। अर्थात किसी बड़े नगर के लिए अकेले झरने के पानी पर सफल होकर योजना बनाना अच्छी बात नहीं है ना। आपूर्ति योजना बनाना सदा लाभप्रद नहीं होता, यानी हम टोटली झरने पर डिपेंड नहीं रख सकते, क्योंकि झरना इतना मोटा झरना नहीं आएगा, ठीक है, पतला सा धारा आएगा, तो उस पर हम एक शहर के पानी की सप्लाई नहीं कर सकते। अगला है कुआं, है ना, कुआं दिख रहा है आपको, देख रहे होंगे, है ना। वर्षा का पानी अंतःश्रवण के कारण रिश्ता हुआ। देखिए अब जो था, जो स्प्रिंग था, झरना था, और नीचे का तो पानी था, ऐसा तो नहीं सरफेस नहीं, और नीचे का ये पानी है। वर्षा का पानी अंतःश्रवण के कारण रिश्ता हुआ और भूमि में समा जाता है, भाई जमीन में समा जाता है, जिसे भूमि से छेदन करके पुनः बाहर निकाल लिया जाता है। फिर होल बनाइए, फिर बाहर निकाल लीजिए, जिसे कुआं या कूप कहते हैं। कुएं की गहराई 5 मीटर से 50 मीटर कुछ भी हो सकती है। जब कुएं की गहराई 10 मीटर से अधिक होती है तो इसे गहरा कुआं कहते हैं। सामान्य कुएं का व्यास है ना 2 से 6 मीटर तक होता है। गोले के तली के निकट वीप होल छोड़े जाते हैं ताकि कुएं में झारी परतों से भौम जल प्रवेश करता रहे। उथले कुएं 3 से 5 लीटर प्रति सेकंड जल उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। तो इस, है ना, तो कुएं के नीचे क्या छोड़ते हैं भाई, जो कुआं हो गया तो इसके नीचे होल छोड़े रहते हैं, क्योंकि भाई होल छोड़ेंगे तो इधर से पानी इसमें क्या करेगा, प्रवेश करता रहेगा, ठीक है। फिर आपको समझ आ रहा है, उथले कुएं 3 से 5 लीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितना पानी देगा, 3 से 5 लीटर, ठीक है। फिर हम देखेंगे ट्यूबवेल के बारे में, नलकूप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल, इसके बारे में बात करेंगे भाई, नलकूप के बारे में। अब नलकूप तो देखेंगे जो सिंचाई होता है कि नहीं, है ना। तो यह भूमि में स्थित अनेक पारगम्य व अपारगम्य परतों को भेद कर पानी निकालता है कि नहीं। एकदम खूब गहरा तक धंसाते हैं तो पता नहीं कितने लेयर को, परवियस लेयर और इम्परवियस लेयर को छेदता हुआ नीचे जाता है। इसे गहरा कुआं कहते हैं। गहरे कुएं से पानी ऊपर खींचना कष्टदायक होता है ना। अतः भूमि में उचित व्यास का बोर करके इसे पानी पाइप डाल जाता है। भाई बोर कर पाइप डाल देते हैं, सब लोग जानते हैं। पाइप की तली पर स्ट्रेनर लगाया जाता है। स्ट्रेनर मतलब होता है छन्नी, है ना, एक छन्नी लगाया जाता है कि भाई धूल उस नीचे का कंकड़ पत्थर या मिट्टी ना उठा कर फेंक दे, तो
जहां से पानी खींचने वाला होता है, आप देखिएगा जब पाइप डाला जाता है तो सबसे नीचे मच्छरदानी लगा दिया जाता है, ठीक है, और नीचे वाले पाइप में भी होल किए रहते हैं। अब पाइप में होल तो बड़ा तो पत्थर खींच नहीं पाएगा, लेकिन पाइप में होल किया रहता है पानी खींचने के लिए, तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या मिट्टी आ सकते हैं, लेकिन पूरे पाइप को हम मच्छरदानी से लपेट देते हैं, ठीक है, जिससे सिर्फ पानी आता है। तो स्ट्रेनर लगाया था, और जो लगाते हैं इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेनर कहेंगे, ठीक है। और ऊपर यानी भूमि पर पंप व मोटर स्थापित किया जाता है, है ना, पंप सेट जानते हैं, और पंप सेट के अंदर ही मोटर रहता है, ठीक है। नलकूप की पानी देने की क्षमता उथले कुएं से 10 से 15 गुना अधिक होती है। जैसे एक सेकेंड में 5 लीटर दे रहा है, अब 1 सेकेंड में 50 लीटर देगा, देखे तो मारता है खूब ज्यादा, ठीक है। नलकूप का व्यास सामान्यतः 10 से नलकूप का व्यास सामान्यतः 10 से 30 सेंटीमीटर तक तथा गहराई 100 मीटर से 500 मीटर तक हो सकती है। नलकूप से 50 से 200 लीटर प्रति सेकेंड तक जल प्राप्त हो सकता है। इसे देखिए 3 से 5 ही हो रहा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ठीक है। अब हम समझेंगे नगरों में जल सप्लाई प्रणाली, वाटर सप्लाई सिस्टम। कहाँ समझेंगे भाई, जो वाटर सप्लाई का सिस्टम क्या क्या होता है, ठीक है। वाटर सप्लाई का सिस्टम क्या होता है, तो जल स्रोत से पानी लेकर नगर के उपभोक्ताओं तक पेय जल पहुंचाने के चरण निम्नलिखित है। वाटर सप्लाई सिस्टम मतलब भाई हमको पानी का किस किस सिस्टम से या किस किस स्टेप से होकर चलना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जल को आवश्यक मात्रा में एकत्र करना। अरे पहले पानी तो इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद उसको छानिएगा या उपभोक्ता तक भेजना है। पहले हमको पानी का व्यवस्था करना है ना, पानी का व्यवस्था करना या जल को आवश्यक मात्रा में इकट्ठा करना। उसके बाद उसको उपचार संयंत्र तक भेजना, है ना। जैसे नदी में पानी मिल गया हमको, ठीक है, अब इसको उपचार संयंत्र तक भेजिए। अब भेजने के लिए पाइप लगाना पड़ेगा। अब पाइप में छोटे छोटे इक्विपमेंट लगते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उस पानी की जांच करेंगे और जांच के अनुसार उसका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले कहेंगे ऐसा कि हमको पानी का व्यवस्था करिए। अब सबसे पहले क्या खोजेंगे भाई, पानी हमको मिलेगा कहाँ, पहला स्टेप हो गया। फिर अब पानी को हम मेरे तक कैसे पहुंचाएंगे, उसको हो गया भाई, है ना, पहुंचाना। अब मेरे तक पानी को डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है पानी खराब हो, तो उसको बीच में कहीं रोक करके उसका सफाई किया था। तो उस मतलब जहाँ सफाई किया जाएगा यानी उपचार केंद्र तक पहुंचाए। अब उपचार केंद्र में उस पानी को चेक किया जाएगा और जो जो आवश्यकता रहेगी उसका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। उपचार केंद्र तक पहुंचाना, उसका जांच करेंगे और क्या करेंगे, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम बांट देंगे। उसको क्या करेंगे, हम बांट देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। वेट ए मिनट, नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगा, इसको सेटिंग कर लेने दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए थोड़ा सबके बारे में सिस्टम का जो स्टेप है उसके बारे में हम समझते चलते हैं, ठीक है। जल को आवश्यक मात्रा में एकत्र करना, जैसे कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है भाई, यहाँ पानी का सोर्स मिल गया आपको। अब पानी का सोर्स मिल गया, दिख रहा है ना, लिखा है रिजर्वायर। क्या मिल गया आपको, रिजर्वायर। अब इस पानी में जहां जिस एरिया तक का पानी उसमें आता है उसे कहते हैं कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र। भाई यहाँ तक का ढलान, ये जो डॉटेड दिख रहा है ना, यहाँ तक का ढलान जो है, यहाँ तक का ढलान का जो ढलान है ना, वो इसी रिजर्वायर में, तो पूरे तरह से पानी इसमें आ गया, ठीक है। अब इसमें पानी निकालने की व्यवस्था करेंगे, उसे कहेंगे इनटेक। उसे क्या कहेंगे भाई, इनटेक कहेंगे। पानी निकाल लिए, अब पानी निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजेंगे। यहाँ क्या होगा, उस पानी को चेक करेंगे और चेक के अनुसार जो जो हमको जरूरत होगा वो ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद एक सिटी है उसको क्या करेंगे, नगर में क्या करेंगे, हम भेज देंगे। ये सब पाइपें लगी हुई। तब देखिए एक कलेक्शन कैसे करना है, कलेक्शन के बारे में कहाँ से करना है कुछ समझते हैं। पहला स्टेप समझिए, नदी, झील, झरने, कुएं, तो वायु पता नहीं क्या लिखा है, कुएं, एक क्या है, कुएं, ठीक है। देखिए नदी, झील, झरना, इसमें दोनों, इसमें सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर। हमको पानी इकट्ठा करना, अब वो पानी हमको कहीं से भी मिले, ठीक है। तो नदी, झील, झरने, कुएं, नहर, तालाब, जहां से आवश्यक मात्रा में वर्ष भर पानी उपलब्ध हो सके, वर्ष भर पानी उपलब्ध हो सके, पानी लिया जाता है।
यदि स्रोत सामान्य भूमि तल से नीचे स्थित है तब पानी को ऊपर उठाने के लिए पंप की व्यवस्था करनी पड़ती है। पता है आपको, ग्राउंड वाटर में थोड़ा भी नीचे तो पंप की आवश्यकता करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया भाई, पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या करेंगे, अब इसको उपचार संयंत्र यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमको मिल गया है, अब यहाँ से उपचार संयंत्र तक पहुंचाएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पाइप वगैरह लगाएंगे, समझिएगा। कर पानी को स्रोत से उठाकर इसे वाटर वर्क्स पर पहुंचाया जाता है। यह कच्चा पानी अनउपचारित जल कहलाता है। इसे खुली नाली अथवा जल आपूर्ति प्रणाली पाइप द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, तीसरा को क्या पाना है, अब उस पानी का जांच करेंगे, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। कच्चे पानी की जल कल की लैब में जांच की जाती है और इसका आवश्यकता अनुसार उपचार, मतलब कि एरिएशन, सेडिमेंटेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एरिएशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, रोगाणुनाशन। रोगाणुनाशन का इंग्लिश हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है, क्लोरिनेशन, सॉफ्टनिंग, है ना, ऐसा बोलना है, याद आ जाएगा। अभी किया जाता है जो भी जरूरत रहेगा इनमें सब, कोई जरूरी नहीं कि इसमें से पूरा करना है, नहीं। अब जो पानी लेके आए हैं वो कठोर नहीं है तो उसका मृदुकरण क्यों करेंगे। अब जो पानी वातन, वातन क्या होता है, वातन होता है कि जब आप नीचे से पानी निकालते हैं, नीचे पानी पता नहीं कैसा है भाई, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया नहीं है, बहुत गहराई से पानी निकाले तो उसको वायु से कनेक्ट किया जाता है। वायु से कंटेक्ट किया जाता है, एरिएशन कहते हैं। वायु से जब कंटेक्ट करते हैं तो उसमें जो गैसें रहती हैं वायु से, वायुमंडल में क्रिया करके उड़ जाती हैं कुछ गैसें, जो नुकसान करने वाली गैसें होती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग एरिएशन। ठीक है, तो जो जिसमें जरूरत रहेगी इसलिए तो हम चेक करेंगे, जो जरूरत रहेगी वही टेस्ट हम करने वाले हैं, है ना। इसमें से मृदुकरण किया जाता है। ट्रीटेड वाटर को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से पहले इसका भंडारण टैंक में भंडारण टैंक में भंडारण किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जांच किए, ऐसा नहीं है कि भाई चेक किए और लो भाई घर में लो, अलग अलग घर में बांट देंगे, नहीं। सबसे पहले चेक करने के बाद इसको हम स्टोरेज टैंक है ना, इसका भंडारण टैंक में क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। पहले स्टोरेज टैंक में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे आजकल देख रहा हूँ गांव गांव में टंकी बन रहा है, गांव गांव में क्या बन रहा है भाई, टंकी बन रहा है। ठीक है, जैसे देखिए आप देखे होंगे सबके गाँव में ना टंकी बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। जैसे ये हो गया आपका टंकी, ये क्या हो गया आपका टंकी। अब देखिएगा सारा सिस्टम यही काम करेगा। अब जब टंकी बना होगा तो अपने गांव में देखिएगा, एक गड्ढा खोदे होंगे, सब खोदे हैं, सब एक गड्ढा खोदे हैं सब, और उसमें क्या किए हैं, सब गड्ढे में क्या किए हैं भाई, बोरिंग किए हैं सब, कि नहीं किए हैं सब। उस गड्ढे में क्या किए हैं सब, अरे यार एडवांस काम करता है भाई ये। अरे तुम कर लो जितना करना है, फड़फड़ाना है तुम फड़फड़ा लो। ठीक है, हाँ अब क्या करते हैं, देखिए एक क्या कर दिया भाई, एक क्या कर दिया, बोरिंग कर दिए। ये होल है, क्या करती है, होल कर दिए। अभी होल से क्या करते हैं, देखिए अभी होल से पानी लेके आएंगे। देखिए अभी होल से क्या किया, पानी लेके आए। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, पहला चरण कंप्लीट, आपको पानी मिल गया, आपको पानी मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके आएंगे। तो ये जो हुआ ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, है ना। ये क्या हो गया भाई, ये दूसरा चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। अब क्या है, तीसरा चरण, इसमें हम चेक करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे और क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ तक लेके चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, सप्लाई। तो ये जो है ना, ये क्या है, स्टोरेज टैंक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद घरों में पहुंचा देंगे, नहीं, इसको स्टोर किए रहेंगे और धीरे धीरे पानी हम छोड़ते रहेंगे। ठीक है, पानी हम रेगुलर क्या करेंगे, छोड़ते रहेंगे। अभी हम देख लेंगे कितने तरह से पानी हमको छोड़ना है। ठीक है, अभी हम देख लेंगे हमको पानी कितने तरह से छोड़ना है, चलिएगा। हाँ, इसे पाइपों द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, भंडारण यानी स्टोरेज किया जाता है और जल वितरण समय सारणी के अनुसार इसे पाइपों द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचा दिया जाता है। अब समय सारणी मतलब फिक्स होता है। अब जैसे एक ही स्टोरेज टैंक है, एक ही स्टोरेज टैंक है, इस गांव में भी देना है और इस गांव में भी देना है। तो एक कह देगा कि सवेरे 5 बजे से 10 बजे तक तुमको देंगे भाई, 5 से 10 बजे अपना वॉशरूम वगैरह कर लेना। और इसको क्या कहा जाएगा,
और इसको कहा जाएगा भाई तुम 10 बजे के बाद वॉशरूम कर रहा, ठीक है। जैसे पहले के समय में लाइटें आती थी, लाइटें पहले जाने शिफ्ट में आते थे कि भाई एक हफ्ता दिन को, एक हफ्ता रात को, ठीक है। तो वही सिस्टम अपनाएंगे कि भाई 10 से 6 तुम्हारे यहाँ पानी आएगा सवेरे, फिर शाम को 5 से 8 पानी आएगा। इस तरह समय सारणी के अनुसार हम क्या करेंगे, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं भाई, हाँ ठीक है, उपभोक्ताओं द्वारा पहुंचाया जाता है। उपभोक्ताओं तक शोधित या उपचारित जल, उपभोक्ताओं द्वारा शोषित तथा उपचारित जल पाइप उच्च दाब से भेजा जाता है, जो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चूंकि पाइप से ही पानी भेजेंगे तो पाइप में जो प्रेशर होता है वही वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और पाइप में पानी जो आता है वो प्रेशर के थ्रू घरों तक जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, उच्च दाब से भेजा जाता है। अगला है नगर में पेयजल की आपूर्ति। नगर की जनसंख्या उपभोक्ताओं की जल मांग उपभोक्ताओं की जल मांग की जल विभाग के पास प्रशोधित जल की उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार से की जाती है कि भाई हमको देखना नगर में जो हमको जहाँ वाटर सप्लाई करना है वहाँ का जनसंख्या कैसा है, वहाँ का वाटर डिमांड कैसा है, इसके आधार पर जो जल विभाग होता है वो क्या करता है, उसी के ध्यान में रख करके पानी का सप्लाई करता है। अमीर लोग वहां तो हमेशा पानी दे दीजिए, गरीब है तो एक एक हफ्ता पानी न दीजिए, ठीक है। इसके आधार पर दो प्रकार से हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस वाटर सप्लाई, एक होता है इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई। यानी सतत वाटर सप्लाई, एक होता है असतत वाटर सप्लाई। सतत वाटर सप्लाई में देते रहिए पानी, लो भाई सतत वाटर सप्लाई में पानी देते रहिए। देखिएगा सतत जल आपूर्ति में नगर को दिन रात के 24 घंटे पानी दिया जाता है। जबकि है ये क्या है भाई, ये जबकि है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये जबकि है, ठीक है। जबकि असतत जल आपूर्ति में दिन रात के कुछ ही घंटे पानी की सप्लाई की जाती है। सामान्यतः ये अवधि प्रातः काल सायंकाल के कुछ घंटे ही होती है, कुछ घंटा सवेरे दे देंगे, कुछ घंटा शाम को देंगे, है ना। दोनों जल सप्लाई व्यवस्था के अपने अपने गुण और दोष हैं। अपने अपने क्या है मेरे लाल, अपने अपने गुण है और क्या है आपके दोष है। गुण क्या है समझिए, गुण क्या है, असतत जल आपूर्ति में जल का दुरुपयोग होता है, क्योंकि है ना। देखिए ये जो असतत नहीं है, ये सतत है, ठीक है। सतत में क्या होता है भाई, सतत में क्या होता है, पानी का दुरुपयोग होता है। अब सतत में पानी का दुरुपयोग क्यों होता है, क्योंकि टेंशन किस बात का है, सतत में टेंशन किस बात का है भाई, पानी आता है तो आइए वो खोल कर लापरवाही करेंगे, सब यही करा। सतत जल प्रणाली में जल का दुरुपयोग होता है क्योंकि उपभोक्ताओं पानी के नल खुले रखते हैं और पानी को व्यर्थ बहाने दिया जाता है। जब गलत मिलने लगता है तो लगातार मिलने लगता है, व्यर्थ है, ठीक है, व्यर्थ है, व्यर्थ बहाने दिया जाता है। सतत जल काम है भाई, ये सही है, सतत नहीं है, ये ही है, असतत ही है। अब क्यों बता रहे हैं, ठीक है। करा कि सतत जल आपूर्ति में जब पानी की जरूरत होती है तभी नल खोला जाता है, अतः पानी की बर्बादी कम होती है, ठीक है। अब देखिए असतत में, ये असतत है, क्यों, असतत में 2 ही घंटा पानी आना है। देखिए असतत में जैसे क्या आ गया, असतत में आपको पानी कितना आना है, और सतत में 8 से 10 घंटा, 8 से 9 बजे तक पानी आएगा। कितने बजे, 8 से 10 बजे। अब जब 8 से 10 बजे पानी आएगा, है ना, अब एक टोटी है, आप क्या है, टोटी बंद है, आप 5 बजे उठे, कितने बजे उठे आप, 5 बजे, कुछ करने ही उठे होंगे, 5 बजे उठे, कहे अरे यार 8 से 9 तो पानी आता है, हम कहीं 8 बजे तक सोए ही रह गए, तब चलो क्या करते हैं, इसको टोटिया को खोल देते हैं, पनिया आएगा तो भर जाएगा, इसमें हो गया ना। तो वही चीज कर रहा है। फिर असतत में, असतत हमेशा आने वाला नहीं, उसका टाइम फिक्स है। तो असतत में जल आपूर्ति में जल का दुरुपयोग होता है क्योंकि उपभोक्ता पानी के खुले नल रखते हैं, क्योंकि पानी मेरा भरना है भाई, उसको भरना है टंकी में, ठीक है। और ऐसा नहीं है असतत मतलब सतत अच्छा होता है, सतत के भी अपने दोष हैं। सतत के क्या दोष हैं, सतत में क्या है कि भाई आपको पानी भरना होगा तो एकदम लापरवाही से काम करेंगे, क्योंकि हमेशा तो आपको पास पानी है ही, और असतत में ना जितना जरूरत रहेगा उतना ही पानी देंगे, ये भी तो ध्यान दीजिए, है ना। चलिए अगला देखें। अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अब वाटर का हम क्या करेंगे भाई, ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वाटर का क्या करेंगे,
ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब वाटर से ट्रीटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। करा सामान्यतः सतही स्रोत की बात हो रही है, ऊपर ऊपर भूमिगत स्रोत से भी, इन्हें दोनों तरफ दोनों लिख दिया, दोनों स्रोत से हम पानी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, सामान्यतः सतही स्रोत सतही स्रोत, क्या करें आप, पुराने देखे आज का। सतही स्रोत भूमिगत स्रोत से भी लिया गया पानी गुणवत्ता की दृष्टि से सामान्यतः मानव के पीने योग्य नहीं होता है। इसे पीने योग्य बनाने के लिए इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो आप सतही, जनरली सतही स्रोत तो खराब ही होता है। देखिए, सतह का स्रोत तो पानी का आप खराब ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कह दिया है कि ऐसा नहीं कि जो नीचवा से पनिया निकालना वो सही हो, वो भी खराब हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो आप नीचे से पानी पी रहे हो खराब हो, ऐसा नहीं कि हर जगह नीचे से निकला हुआ पानी खराब ही है, वो ऐसा भी नहीं कह रहा है। इसलिए तो ब्रैकेट में लिखा है कि नीचे वाला भी पानी गड़बड़ हो सकता है। ये ब्रैकेट में लिखा कि सही भी, नीचे वाला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, नीचे से जो निकालना है पानी, लेकिन सरफेस वाला तो हमको ट्रीटमेंट करना ही करना है। ठीक है, चलिए किया जाता है। जल शोधन के लिए सामान्यतः निम्न क्रियाएं अपनाई जाती है। अब निम्न क्रिया भाई वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ना, तो सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, हाँ डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशन मतलब डिसइंफेक्शन और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर होता है। ठीक है, चलिएगा। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, अब सेडिमेंटेशन सिंपल समझिएगा। अब जब पानी लेके आते हैं, सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब पानी लेके आते हैं, मतलब सरफेस वाटर लेकर आए, आप नहर से नदी से पानी लेकर आए, तो उसमें छोटे छोटे कण रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सेडिमेंटेशन क्या होता है, छोटे छोटे कण रहेंगे, तो उस कण के लिए क्या जाता है ना, एक क्या बनाया जाता है, एक टंकी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक टंकी बनाया जाता है, और उसी टंकी में पानी को ला करके कुछ देर तक छोड़ देते हैं शांत अवस्था में। किस अवस्था में भाई, शांत अवस्था में कुछ देर ला करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो उसमें के जो कण रहेंगे धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाते हैं, इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। समझिएगा, कहा कि पानी में निलंबित खनिज अशुद्धियां, मृदा, बालू, सिल्ट के कण इत्यादि को पानी से अलग करने के लिए इसे अवसादन टैंक में कुछ काल के लिए भर दिया जाता है। कुछ काल के लिए क्या किया जाता है भाई, भर दिया जाता है, जहां उपयुक्त अशुद्धियां गुरुत्वीय बल के कारण पानी से अलग होकर टैंक की तली पर बैठ जाती हैं और पानी कुछ सीमा तक निथर जाता है। अवसादन की क्रिया को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इसमें कुछ कोगुलेंट जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड आदि भी मिलाए जाते हैं, है ना। जैसे देखिएगा, एक क्या हो गया आपका टैंक, एक क्या हो गया आपका टैंक हो गया। अब इस टैंक में पानी ला देंगे, इस टैंक में पानी, ये देखिए इस टैंक में क्या किया, पानी ला करके भर दिए, इस टैंक में क्या भर दिया भाई, पानी ला कर भर दिए। अब क्या हो गया, जब पानी भर दिए तो यहाँ देखिए अशुद्धियां हैं, ये भाई कण है सब, पीछे लिखा था क्या क्या कण है। अब एक क्या है, इसका घनत्व जो है, इसका जो घनत्व है वो क्या है, पानी से अधिक है, इसका घनत्व पानी से अधिक है। तो कुछ देर इसको शांत अवस्था में छोड़ देंगे, ये धीरे धीरे आकर के नीचे तली पर बैठ जाएंगे, नीचे नीचे आकर के तली पर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तली पर बैठ जाएंगे और पानी आपका कुछ सीमा तक क्या हो जाएगा, निथर जाएगा। इसको चाहते हैं भाई मेरा और पानी और तेजी से निथर जाए, जल्दी से निथर जाए और अधिक अच्छे से निथर जाए, तो उसमें क्या मिलाते हैं भाई, उसमें हम कुछ मिला देते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट मिला देंगे, जिसे फिटकरी कहते हैं, फेरस सल्फेट, है ना। एक क्या करेगा, गुच्छा बना लेगा, जो भी थोड़े बहुत छोटे कण रहेंगे ना, उसको भी अपने मिला करके नीचे बैठा देगा। क्योंकि सामान्य कंडीशन में वही कण नीचे बैठेगा जिसका घनत्व पानी से अधिक हो, जिसका घनत्व पानी के आसपास रहेगा ना वो तैरता रहेगा, उसके लिए कोगुलेंट मिला देंगे, इसे कोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, कोगुलेंट कहते हैं। इसे कोगुलेंट मिलाएंगे तो आपस में क्या करता है, गुच्छा बनाता है, जैसे ही कणों का गुच्छा बनता है उसका घनत्व पानी से अधिक हो जाता है और भारी होकर के नीचे बैठ जाता है। तो अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोगुलेंट को हम मिलाते हैं। दूसरा होता है फिल्ट्रेशन। अब देखिए फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन में उसी कण को हम लोग मतलब सेटल कराते हैं जिसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर हो तथा उससे अधिक हो, लेकिन एकदम छोटे महीन कण आ गए, कोलाइड आ गए, एकदम छोटे कण, उसको हम सेटल नहीं करा पाते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू। तब उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, फिल्टर लगाते हैं। देखिएगा,
पानी में लटकती हुई घुलित कोलाइड, घुलित मतलब उसी में घुला हुआ है, एकदम छोटा है, कोलाइडी अशुद्धियों को अलग करने के लिए इसे बालू की मोटी परत से पारित किया जाता है, जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। कार्य क्षमता के दृष्टि से फिल्ट्रेशन निम्न प्रकार के होते हैं। क्या करते हैं भाई, एक टंकी बनाएंगे, चलिए आगे हम फिगर लेकर आए हैं। क्या करते हैं, टंकी बनाते हैं और इसमें क्या भर देते हैं, बालू। देखिए एक क्या है भाई, पीला वाला बालू है, उसके नीचे मोटा कण क्या है, ग्रेवल है, ग्रेवल है। और ये क्या है भाई, ये जो है एक गंदगी, ये जो काला वाला है गंदगी बैठा हुआ। देखिए अब एकदम छोटे कण को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ऊपर बालू है, नीचे ग्रेवल है, ग्रेवल मतलब बालू से मोटे कण, ऊपर पानी, देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर पानी इसमें डाल देंगे, अब ये बालू से छनेगा, फिर ग्रेवल से छनेगा, फिर ये शुद्ध होगा, है ना, क्या होगा, शुद्ध होगा। पीने लायक नहीं होगा, लेकिन उसमें सब सारे जो पार्टिकल हैं, जो अशुद्धियां है ना, कण सारे निकल गए, क्योंकि बड़े वाले कण तो सेडिमेंटेशन से निकाल दिए और छोटे वाले कण ये बालू वाले से निकाल दिए। एक स्लो सैंड फिल्टर है, एक क्या है वैसे कहते हैं, स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, तो पीछे हम क्या पढ़े अभी कि फिल्टर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कार्य क्षमता के अनुसार फिल्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्लो सैंड फिल्टर, एक क्या करेगा भाई, स्लो स्लो पानी फिल्टर करेगा। क्या करेगा, पानी का फिल्ट्रेशन कैसे करेगा, स्लो स्लो, यानी ये जो इसकी मोटाई होगी ना, ये बहुत क्या रहेगी, अधिक होगी, सैंड की मोटाई अधिक होगी। ठीक है, सैंड की मोटाई, इसकी मोटाई अधिक होगी। स्लो सैंड फिल्टर में सैंड का परत की मोटाई अधिक होगी, लेकिन जो बालू होंगे वो महीन होंगे, बालू क्या होंगे, बहुत ही महीन होंगे। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर में ये जो मोटाई होगी ना, एक घट जाएगी, रैपिड करेगा तो मोटाई घट जाएगी, तो जल्दी से पानी को छान देगा। उस बालू की परतों की मोटाई घटा देते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में, और कणों को बढ़ा देते हैं, है ना, कणों को बढ़ा देते हैं, मोटाई घटा देते हैं। उसके बाद प्रेशर फिल्टर होता है। प्रेशर फिल्टर में क्या होता है कि प्रेशर से उस पानी को हम क्या कहते हैं भाई, प्रेशर से डालते हैं, तो प्रेशर से डालेंगे तो प्रेशर से निकल भी जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर फिल्टर ज्यादा मात्रा में, कम टाइम में ज्यादा मात्रा में पानी दे देता है। ठीक है, उसी के बारे में लिखा है, करा कि द्रुत फिल्टर, यानी रैपिड वाले की बात कर रहा है। द्रुत सैंड फिल्टर में बालू के कणों का माप मंद बालू फिल्टर की अपेक्षा बड़ा होता है, यही बता रहे थे। अतः द्रुत बालू फिल्टर से मंद बालू फिल्टर की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक फिल्ट्रेट जल प्राप्त होता है। ये सिर्फ मोटाई, एक कणों की मोटाई के बारे में बताया रहा है, लेकिन हम डिटेल में बता रहे हैं कि रैपिड सैंड में ना, सॉरी स्लो सैंड में इसकी मोटाई अधिक होती है, पीले वाले की मोटाई अधिक होगी, और स्लो सैंड फिल्टर में पीले वाले की मोटाई नहीं, रैपिड स्लो सैंड फिल्टर में पीले वाले की मोटाई अधिक होगी, और रैपिड सैंड फिल्टर में पीले वाले की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और कण का भी जो फर्क होता है यहाँ बता दिया है। प्रेशर फिल्टर एक जलरोधी बेलनाकार ड्रम में स्थापित किया जाता है, इसमें दाब पर जल भेजा जाता है। दाब फिल्टर 5,000 से 15,000 लीटर फिल्ट्रित जल प्रति स्क्वायर मीटर फिल्टरन क्षेत्रफल प्रति घंटा प्राप्त किया जाता है। यानी जो प्रेशर फिल्टर होता है वो 1 स्क्वायर मीटर एरिया, अब देखिए इसका भी तो एरिया होगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो फिल्टर है, ये जो फिल्टर है, मुझे गड़बड़ है, ये जो फिल्टर है 100 लीटर फिल्ट्रेट करता है। ये जो फिल्टर है ना कितना फिल्ट्रेट करता है भाई, 100। ये जो फिल्टर है कितना फिल्ट्रेट कर रहा है, 100 लीटर। ठीक है, कितना फिल्ट्रेट कर रहा है फिल्टर, 100 लीटर। हम कहते हैं इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, तो कहेंगे सर लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 है, तो हम कह देंगे 10 लीटर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर 10 लीटर इसकी क्षमता है। ठीक है, यानी जो प्रेशर फिल्टर होता है वो 1 घंटे में 1 स्क्वायर मीटर एरिया से 5,000 से 15,000 लीटर पानी को फिल्टर कर देता है। 1 मीटर यानी लंबाई एक, चौड़ाई एक, 1 स्क्वायर मीटर एरिया से 1 घंटे में 5 से 15,000 लीटर क्या करता है, पानी का फिल्टर करता है। देख रहे हैं कितना अधिक है, किया जा सकता है। कार्यशैली के आधार पर इसे लघु संस्थानों, कॉलेजों, तालों, अस्पतालों, ठीक है, रेलवे स्टेशनों इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या लगे भाई, तरण तालों, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तरण तालों मतलब क्या हुआ, जहां नगर जल आपूर्ति नहीं पहुंच पाती, है ना, इसकी निर्माण लागत तथा कार्य प्रणाली को व्यय को देखते हुए यह फिल्टर दाब प्रेशर फिल्टर है ना, बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर जल प्रशोधन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह फिल्टर निजी जल शोधन कार्य के लिए उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके लिए भाई? निजी। चलिए इधर उधर हो जा रहा है, गड़बड़ उधर किया जा सकता है। कार्यशैली के आधार पर इसे लघु संस्थानों, कॉलेज है ना, तरणताल, पता नहीं क्या, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां नगर का जल आपूर्ति नहीं पहुंच पाती है ना, वहां प्रयोग करते हैं। सरकारी जगह ज्यादा प्रयोग करेंगे। इसकी निर्माण लागत अधिक आती है तथा कार्य प्रणाली के व्यय को देखते हुए यह फिल्टर बड़े पैमाने पर जल प्रशोधन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा करेंगे बहुत ज्यादा स्थापित करने में पैसा लग जाएगा। यह फिल्टर निजी जल शोधन कार्य के लिए भी उपयुक्त है ना, निजी शोधन कार्य के लिए ही उपयुक्त रहता है। एकदम पर्सनल काम करना है, जैसे कि रेलवे का काम पर्सनल हो गया, जैसे कि अपना काम, आप कोई फैक्ट्री लगाए वहां लगा दीजिए, ठीक है, वहां पर्सनल हो गया। कॉलेज वगैरह, कॉलेज का काम पर्सनल हो गया, सिर्फ कॉलेज में होगा, ठीक है। लेकिन अब बहुत बड़ा एरिया लगाना है, एक पूरे नगर को देना है, तब वहां नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशन करेंगे। अब उसमें से बैकअप तो देखिए, जो भी कण था उसको छान लिए हैं। अब उसमें से जो हानिकारक होंगे, जैसे कि रोगाणुनाशन, रोग उत्पन्न करने वाले जीव जंतु होंगे, उसको क्या करेंगे? हम हटाएंगे। अवसादन तथा फिल्ट्रेशन के बाद भी पानी में कुछ लवण, रंग, लौह, मैग्नीज तथा है ना, कुछ लवण रहेगा, उसमें रंग भी रह सकता है, लोहा, मैग्नीज और रोगजनक जीवाणु रह जाते हैं सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बाद भी, जो कई प्रकार के संक्रामक बीमारियों को फैलाने का कारण बनते हैं। अतः पानी को पूर्ण रूप से स्वच्छ तथा पेय योग्य बनाने के लिए इसका रोगाणुनाशन किया जाता है। यदि स्रोत का पानी स्वच्छ है तब भी इसका रोगाणुनाशन कर लेना चाहिए, यह क्रिया लाजमी है। यदि पानी आपका ठीक है ना, तब भी उसका डिसइंफेक्शन करना है। उपभोक्ताओं तक पहुंचता पानी पूर्णतः रोग मुक्त होना चाहिए। रोगाणुनाशन के लिए विश्व भर में जल कलों पर मुख्यतः क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन न्यूनतम समय में पेय जल का संतोषजनक रोगाणुनाशन करती है। क्लोरीन तरल में गैस तथा ब्लीचिंग पाउडर के रूप में मिलती है। क्लोरीन को पानी में मिलाने की क्रिया को क्लोरीनेशन कहते हैं। एकदम फेमस है भाई, रोगाणुनाशन करना है, फेमस। अभी बारिश के मौसम में किसको बांटा जाएगा? क्लोरीन। हम खुद बांटे हुए हैं क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टनिंग। क्या करना है भाई? पानी को क्या करना है? सॉफ्ट करना है। यदि कठोर है तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड। अब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से अस्थायी कठोरता मिलती है। सल्फेट तथा क्लोराइड, मतलब सल्फेट से क्या मिलती है? अस्थायी कठोरता मिलती है। के पानी के घुले होने से पानी में कठोरता आ जाती है। अब इसमें अलग से हमको अस्थायी अस्थायी नहीं दिया, और दोनों को एक ही साथ कर रहा है, आ जाती है। कठोर पानी में साबुन की झाग नहीं बनती या कम बनती, इस बात को आप जानते हैं। अतः कठोरता के कारण पानी खारा हो जाता है ना। अतः 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 ठीक है, यहाँ पे स्रोत था, स्रोत, यहाँ स्रोत था, ठीक है। अतः पानी क्या हो जाती है भाई? कठोरता के कारण पानी क्या हो जाती है? खारा हो जाती है, ठीक है, खारी हो जाती है। समुद्री जल में प्रति लीटर 35 ग्राम तक कठोरता होती है। 1 लीटर में 35 ग्राम कठोरता मिलेगा, ठीक है। दूध 200 है ना, 35 ग्राम मतलब 35,000 ppm। 200 ppm अथवा अधिक वाला पानी खारा होता है। यदि पानी में 200 ppm कठोरता है तो ठीक है, उससे अधिक है तो हम लोग मान लेंगे खारा है। मृदु पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, मीठा पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। अतः पेय जल में कुछ कठोरता अवश्य होनी चाहिए, थोड़ा कठोरता होनी चाहिए। कठोर पानी पीने, अब एकदम नहीं, एकदम ज्यादा कठोर नहीं, नॉर्मल कठोर पानी पीने से नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कठोरता रहना चाहिए। जल से कठोरता हटाने के लिए इसे उबाला जाता है, लेकिन अस्थायी को ही बस उबाला जाता है। अथवा चूना प्रक्रिया, ये सब अस्थायी का है। अथवा जियोलाइट विधि अपनाई जाती है। आसुत जल पूर्णतः क्या होता है? मृदु होता है। आसुत जल क्या होता है भाई? क्या होता है? पूर्णतः मतलब उसमें कठोरता नहीं होती, जीरो होती है।
अब जल में कठोरता दो प्रकार की होती है, वही अस्थायी कठोरता और दूसरा है भाई अस्थायी कठोरता। ठीक है, हम उल्टा बोल दिए, पहले अस्थायी दिया हुआ, उसके बाद क्या दिया हुआ, अस्थायी। कठोर जल मनुष्य के स्वास्थ्य को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता है, लिखा कि नहीं लिखा, परंतु यह किचन स्नान घर के पात्रों बर्तनों पर धब्बे डालता है और इन्हें जंग लगने लगती है। उद्योगों में भी कुछ उत्पादन क्रियाओं में कठोर जल का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहां कठोर जल आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, खनिज लवणों के कारण पानी में एल्कलिनिटी और खनिज अम्लों के मिलाने पर पानी में अम्लता आ जाती है। पीएच पैमाने पर 7 का मान उदासीन दर्शाता है, जबकि 1 का मान अधिकतम अम्लीय है ना, 1 से लेकर 7 तक क्या होता है भाई, अम्ल होता है, 7 के नीचे तक तो 1 मैक्सिमम अम्लीय दिखाता है, और 7 से लेकर 14 तक खारा होता है, और 14 क्या होता है, मैक्सिमम खारा दिखाता है। ठीक है, चलिए कर लें दीजिए इसको, नौटंकी हो गए। ठीक है, आगे आते हैं, चलिए यहीं तक था ना, अधिकतम माना था। अब देखते हैं, अब हम भंडारण तथा वितरण, अब हम देखेंगे पानी को स्टोर कैसे करना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब स्टोर दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आप हेड वाटर टैंक, भाई ऊपरी टंकी लगा करके, ठीक है, एक कहाँ कर सकते हैं आप, हेड वाटर टैंक में। देखिएगा कह रहा है कि भाई, हाँ कह रहा नगर है ना, एक तो आप ऊपर टंकी बना कर सकते हैं या नीचे टंकी बना कर पानी को स्टोर कर सकते हैं, है ना, नीचे एक टैंक बना करके पानी को स्टोर कर सकते हैं, या ऊपर, ऊपर वाला देखते ही है। कह रहा नगर में पानी की मांग, जो पानी की मांग होती है भाई, हमको पानी चाहिए, दिन रात के 24 घंटों में समान नहीं रहती है, यह उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार प्रति घंटा बढ़ती या घटती रहती है। कभी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगा, कभी कम पानी की जरूरत पड़ेगा। रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पानी की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। ठीक है, उस समय क्या कोई नहाता है, वॉशरूम कोई जाता है, उस समय क्या किचन में काम होता है, फर्श धुलता है, कुछ नहीं होता है ना। तो उपभोक्ताओं के द्वारा पानी की अधिकतम मांग, अधिकतम आवश्यकता कब पड़ती है, प्रातः काल अथवा सायंकाल के घंटों में होती है, जबकि जल कल से उपचारित जल की उपलब्ध मात्रा प्लांट की धारिता के आधार पर एक समान रहती है ना। तो जो पानी का डिमांड है ग्राउंड में, वहाँ क्या है, कोई वो हमेशा एक समान नहीं है। लेकिन जैसे देखिएगा, यहाँ क्या है कि यहाँ पानी की सफाई तो एक समान हो रहा है, पानी की सफाई क्या हो रहा है भाई, एक समान हो रहा है, लेकिन लोगों के पास पानी की जरूरतें एक समान समय नहीं है। सफाई तो पानी के ट्रीटमेंट, पानी का ट्रीटमेंट तो 24 घंटा हो रहा है, लेकिन आवश्यकता तो 24 घंटे नहीं पड़ रहा है। तो इसको जब पानी का सफाई हमेशा रह रहा है, इसलिए इसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। जब भाई यहाँ जरूरत नहीं है तब तक इसमें इकट्ठा रह जाएगा, और एक ही समय में ज्यादा जरूरत पड़ता है तो इसमें से ज्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं। सवेरे 9 बजे सबको नहाना है भाई, इंजीनियरों को छोड़ के सबको नहाना है, क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है। ठीक है ना, चलिए बस बस अब खत्म हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटा होने वाला, इसी बारे में लिखेगा ये। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हाँ, करण नगर में पानी की मांग दिन, हाँ उपभोक्ताओं द्वारा पानी की, हो तो गया, धारिता के आधार पर समान होती है। अतः उपचारित जल का टैंकों में भंडारण किया जाता है और उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार इनमें से पानी छोड़ा जाता है। भंडारण टैंक वितरण टैंक की क्षमता औसत जल मांग से, है ना, औसत जल मांग से क्या कर रहा है कि बस बस हम नहीं पढ़ाएंगे। भंडारण टैंक वितरण टैंक की क्षमता औसत जल मांग से 6 से 8 गुना होनी चाहिए। जो वितरण टैंक की क्षमता है ना, जितना हमको डिमांड है उससे 6 से 8 गुना होना चाहिए। यानी डिमांड 100 लीटर का है तो आप स्टोर करके 600 लीटर रखिए। ठीक है, या 600 से 800 लीटर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है आपका जल वितरण टैंक भूमि पर अथवा भूमि से कुछ ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। भूमि पर बनाए गए टैंक को ग्राउंड सरफेस रिजर्वायर और भूमि से कुछ ऊंचाई पर स्थित टैंक को एलिवेटेड या ओवरहेड टैंक कहते हैं। देखिए दो बता दिए हम। कह कि ओवरहेड टैंक की मचान की ऊंचाई सामान्य भूमि तल से 10 से 20 मीटर कुछ भी हो सकती है। जल वितरण टैंक, जो जल वितरण टैंक है वो चिनाई कंक्रीट अथवा स्टील के हो सकते हैं। चिनाई कंक्रीट, कहीं कहीं स्टील के भी देखते होंगे।
अब प्रबलित आरसीसी के कंक्रीट के टैंक अधिक बनाए जा रहे हैं, देखे होंगे आप, क्योंकि इनकी धारिता अधिक रखी जा सकती है और देखने में भी सुंदर लगता है। सुंदर लगना बड़ी जरूरी है। अब जो भंडारण अब भंडारण वितरण टैंक की आवश्यकता अनुसार फिटिंग है ना, तो ये भंडारण टैंक में होती है। स्टोरेज टैंक में फिटिंगें क्या क्या लगती हैं, स्टोरेज टैंक में फिटिंग क्या क्या लगती है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इनलेट। क्या होता है इनलेट, फिर आउटलेट। फिर इनलेट मतलब पानी अंदर जाएगा, आउटलेट मतलब पानी भाई लोगों के पास भेजेंगे। इनलेट मतलब टंकी में पानी आएगा, आउटलेट मतलब टंकी से बाहर जाएगा। ओवरफ्लो पाइप में ज्यादा भर गया तो पानी निकलेगा। वॉश आउट पाइप है ना, उसको धोने के लिए चाहिए हमको। वेंटिलेटर, भाई वेंटिलेशन भी तो चाहिए उसमें। फिर मैन होल, भाई उसमें आदमी घुसकर उसका सफाई कर दे, होल भी चाहिए। उसमें सीढ़ी भी चाहिए, आदमी कैसे उसके अंदर अंदर घुसेगा, सीढ़ी भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है जो है ना, ठीक है। चलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, जल विद द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अरे इनलेट आउटलेट ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ आपको मिलेगा इनलेट, ठीक है, आउटलेट वगैरह मिलेगा, सारा हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए कल इसको हम समझाएंगे आपको, चलिए इसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। इनलेट आउटलेट क्या करते हैं हम समझा दे रहे हैं, तो आप आज हम परेशान हो गए हैं इसके वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या, देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए हम एक ओवरहेड टैंक बना रहे हैं, इसको समझा दें कम से कम। ओवरहेड टैंक बना रहे हैं, देखिएगा एक क्या है भाई, ओवरहेड टैंक बना रहे हैं, ठीक है। वो क्या बना रहे हैं हम, ओवरहेड टैंक बना रहे हैं। चलिए रहने देते हैं आज, अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। काम नहीं कर रहा है, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम समझाएंगे, ये सारा हम समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।